जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे मध्य प्रदेश के गठन का, और इसके पहले दोस्तों हमने अध्ययन किया हुआ है मध्य प्रदेश के गठन की इस प्रक्रिया में 1947 के पहले की स्थिति। और दूसरी वीडियो दोस्तों जहां पर हमने देखी तो वहां हमने अध्ययन किया हुआ 1947 से लेकर के 1956 के मध्य की स्थिति। अर्थात दोस्तों दो वीडियो इसके पहले ही आ चुकी है मध्य प्रदेश के गठन को लेकर के, जिसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखी हुआ है तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज 1956 के बाद की स्थिति या 1956 की स्थिति। अर्थात दोस्तों यहां हम देखेंगे मध्य प्रदेश के गठन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 में गठन की स्थिति कि आखिर यह गठन की जो प्रक्रिया है वह कैसे प्रारंभ हुई, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों इस भाग को भी हम अर्थात 1956 से लेकर वर्तमान वाला जो परिदृश्य है दोस्तों, इस भाग को भी हम 2 कालखंडों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। और जिसका पहला कालखंड होगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 से लेकर के 2000 तक की स्थिति, अर्थात छत्तीसगढ़ के विभाजन या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक की स्थिति। और उसके बाद दोस्तों दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है वहां से लेकर के वर्तमान परिदृश्य तक की स्थिति। और उस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर क्या आवश्यकता हुई कि छत्तीसगढ़ के गठन की मांग सामने आई। तो यहां दोस्तों फिलहाल हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 में गठन की प्रक्रिया। तो चलिए ठीक है, हम इसे बिना समय गवाए प्रारंभ कर रहे हैं। और यहां हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसे भी हम 2 भागों में करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो ये कि कुछ ना कुछ उसकी पृष्ठभूमि होगी, तो सबसे पहले हम अध्ययन करें उसकी पृष्ठभूमि की, और उसके बाद दोस्तों क्या चेंजेस आई उस गठन को लेकर के, ठीक है, क्या चेंजेस हुई। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, तो उनमें कुछ परिवर्तन हुए थे, तो उसे भी हम यहां पर देखेंगे। तो हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों पृष्ठभूमि से। हमें जब यहां पृष्ठभूमि देखने मिलती है दोस्तों तो वह पृष्ठभूमि कुछ इस हिसाब से है कि भाई अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भाषाई क्षेत्र, अलग अलग धर्म के जो भी लोग हैं वे सभी एक ही राज्य में समाहित थे। ठीक है, यहां हमें क्या देखने मिलता है, यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाई क्षेत्र के लोग एक ही राज्य में समाहित हैं। ठीक है, एक ही राज्य से तात्पर्य यह है दोस्तों कि वहां पर अलग अलग नहीं है वे, ठीक है, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही भाषा के आधार पर, या ना ही संस्कृति के आधार पर। तो यहां हमने पाया कि सबसे पहले एक ऐसा राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जो भाषाई आधार पर गठित होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, वह मांग करता है, वह डिमांड करता है। जैसे ही हम देखते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड है, सब कुछ है, लेकिन डिमांड कर रहा है कि भाई हमें क्या करो, आप हमें हमारी भाषा के आधार पर गठित कर दो। अर्थात दोस्तों यहां हमें देखने मिलता है कि भाषा के आधार पर गठित होने की डिमांड सामने आ रही है, यानी मांग सामने आ रही है। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, आप देख रहे हैं इस पूरे मानचित्र में आपको जैसे ही आंध्र प्रदेश दिख रहा है, ठीक है, जैसा वर्तमान दिख रहा है वैसा परिदृश्य तो तत्काल समय पे नहीं था, क्योंकि आंध्र प्रदेश मद्रास के अंतर्गत आता था। ठीक है, और यहां हमने देखा कि भाई ना केवल मद्रास से आंध्र प्रदेश या तेलुगु भाषी लोग, बल्कि तमिल भाषी लोग, कन्नड़ वाले भी, और ऊपर की ओर यदि हम देखते हैं दोस्तों तो मराठी भाषा वाले लोग भी, और ऊपर हम जाते हैं दोस्तों तो सिंधी कह रहे हैं कि भाई हमें सिंध वाले प्रांत में हमें अलग कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से पंजाबी भाषी लोग भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि चूंकि एक क्षेत्र है, इस कारण से डिमांड चारों तरफ से हमें देखने मिल रही है। एक क्षेत्र ने पहले मांग की और धीरे धीरे करके हमें ये मांग बढ़ती नजर आ रही है। तो इसे लेकर के ही सर्वप्रथम तत्कालीन स्थिति में दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति हैं उस समय पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि दोस्तों हमें यहां देखने मिलता है कि अध्यक्ष भी हैं। कहां के अध्यक्ष दोस्तों? संविधान सभा के। और हमें यह देखने मिल रहा है कि ये एक ऐसा समय है, ठीक है, ये एक ऐसा समय दोस्तों जब संविधान सभा ही सब कुछ देख रही है, यानी जितना भी जो कुछ है पूरी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं और उसकी देखरेख दोस्तों संविधान सभा कर रही है। और संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने इस पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी गठित की, एक आयोग का गठन किया। और यह आयोग दोस्तों एस.के. धर, जिनका पूरा नाम महत्वपूर्ण है श्याम कृष्ण धर, तो श्याम कृष्ण धर की अध्यक्षता में एक धर आयोग का गठन किया। ठीक है, और इस धर आयोग का गठन किया जाता है जून 1948 में। ये तिथि आप नोट कीजिएगा। ये अब सारे डाटे, जितना भी आंकड़े हैं ये, ठीक है, पूरा का पूरा डाटा ये अब आपके लिए महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से। तो यहां पर दोस्तों हमें देखने मिलता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने एस.के. धर की अध्यक्षता में, ठीक है, एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन कर दिया। अब यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आखिर एस.के. धर जी या श्याम कृष्ण धर जी कौन हैं? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ये भी
भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है उनके प्रोफेशन को लेकर के। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों धर आयोग के विषय में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, और वह यह है दोस्तों, यह आयोग कैसा है? तो यह आयोग है 4 सदस्यीय। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है धर आयोग कितने सदस्यीय था, तो यह भी आपका क्लियर होता है। और हमने यहां पर देखा कि भाई जून 1948 में इस आयोग का गठन कर दिया जाता है, और इस आयोग को जिम्मेदारी दी जाती है। क्या जिम्मेदारी दी जाती है दोस्तों? इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे कि हमें डिमांड आ रही है, जैसे कि मांग की जा रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। ठीक है, मतलब आप राज्यों का करें या ना करें, आप हमारे तेलुगु भाषाई लोगों का तो गठन कर ही दें, ये डिमांड सामने आ रही है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलुगु से नहीं आ रही है, यह डिमांड कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत से आ रही है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि भाई एक कमेटी गठित की जाए, और आपका काम यह है, आपकी जिम्मेदारी यह है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी दोस्तों? ये संविधान सभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और उनकी टीम ने ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है धर आयोग को। ठीक है, और धर आयोग 4 सदस्यीय है और उसका गठन हो चुका है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग सही है या गलत है, ये आपको बताना है, आप इस पर वर्क कीजिए। उन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार की और रिपोर्ट उन्होंने सौंपी दिसंबर 1948 में। यानी हमने देखा कि लगभग 6 माह के पश्चात धर आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उस रिपोर्ट का जो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, यानी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब जब उन्होंने दोस्तों अस्वीकार कर दिया तो यह मांग और उग्र होती चली गई। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वो बार बार डिमांड कर रहा है, उसे बहुत सर्दी है और भी चीजें हैं और वो बार बार डिमांड कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, या किसी भी चीज के लिए वो जिद कर रहा है। ठीक है, अब वो बच्चा है छोटा, तो उसे क्या करेंगे हम, उसे हम सिर्फ समझाएंगे कि बेटा अभी नहीं, अभी आप शांत हो जाओ, हम शाम को आपको ला देंगे। ठीक है, आज नहीं बेटा कल ले आएंगे, शाम हो गई है, दुकान बंद हो गई होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें अपन सामने लेकर के आ जाते हैं। तो मतलब उसे एक आश्वासन होता है, उसे इस बात का एक आभास रहता है कि भाई अभी नहीं, कोई बात नहीं, मुझे शाम को ये चीज़ मिल जाएगी, आज नहीं मुझे कल ये चीज़ मिल जाएगी, मुझे मेरी फैमिली वाले दिलवा देंगे। ठीक ऐसे ही दोस्तों इन्हें भी एक आस थी कि धर आयोग का गठन कर दिया गया है और एक उम्मीद थी कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, तो वह उम्मीद दोस्तों उनकी क्या हो जाती है, टूट जाती है। उन्हें जब ये पता चलता है कि उन्होंने इस मांग को क्या कर दिया है दोस्तों, अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमको देखने मिलता है कि भाई उनका ये जो मांग है, उनका जो आंदोलन है वो और उग्र होते चला जाता है और इसी कड़ी में जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। जेवीपी में आप नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया। तो ये है जेवीपी समिति। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जेवीपी में वी का मतलब क्या है, जेवीपी में पी का मतलब क्या है, पी अर्थात कौन, तो पट्टाभी सीतारमैया। तो हम इसे क्रम से एक बार फिर से देखते हैं। जेवीपी का मतलब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो यहां हमें देखने मिला दोस्तों जेवीपी समिति का गठन किया जाता है दिसंबर 1948 में, यानी जैसे ही इनकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, और आंदोलन फिर से होने लगता है, फिर से मांग थोड़ा तेज हो जाती है क्योंकि तब तक तो 6 माह तक वो शांत हैं। ठीक है, धैर्य रखे हुए हैं कि शायद निर्णय हमारे पक्ष में आ जाए, लेकिन जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अच्छा अस्वीकार क्यों किया ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और आगे चल करके दोस्तों होता क्या है, जेवीपी समिति का गठन किया जाता है दिसंबर 1948 में। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों वो सौंपी अप्रैल 1949 में, यानी लगभग 5 महीने के बाद। ठीक है, 6-7 महीने में दोस्तों धर आयोग ने सौंपी जो कि 4 सदस्यीय था, और जेवीपी समिति दोस्तों जो कि 3 सदस्यीय है, इसने अपनी रिपोर्ट 5 महीने में, लगभग 4-5 महीनों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इन्होंने भी इस रिपोर्ट में क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की इस मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, या अस्वीकार कर दिया। और अब इससे होता यह है दोस्तों, जैसे ही इस समिति ने इस मांग को ठुकरा दिया, वैसे ही दोस्तों तुरंत यह आंदोलन और उग्र हो गया। ठीक है, और इस बार आंदोलन बहुत जोर तोड़ से हुआ। क्यों? क्योंकि भाई आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये कौन है, ये आपके पीएम हैं। ठीक है, और अब प्रधानमंत्री साहब जिस समिति पर हैं उन्होंने ही मांग को ठुकरा दिया है। मतलब अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब हमारी मांग पूरी होते नजर नहीं आ रही है। तो अब उसका एकमात्र ही उपाय है इनकी नजर में उस समय पे कि आप आंदोलन करें। ठीक है, और यह आंदोलन दोस्तों बहुत उग्र हो जाता है। और यह आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है, आंदोलन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमें यहां देखने मिलता है दोस्तों यह आंदोलन श्री पोट्टी रामुलु जी के नेतृत्व में होता है। और यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहां पर बता दें कि ये भी कांग्रेस के ही नेता हैं। ठीक है, उस समय पे कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा अपने चरम पर थी दोस्तों, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी ही थी। ठीक है, और कांग्रेस के ही ये नेता थे, साउथ के एक प्रमुख चेहरे हैं श्री पोट्टी रामुलु जी।
के नेतृत्व में दोस्तों यह आंदोलन होता है और यह आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो चुका होता है, ठीक है। और अब देखते ही देखते होता क्या है दोस्तों कि श्री पोटी रामुलु जी जो है वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और आमरण अनशन पर कब बैठते हैं दोस्तों, यह भी पूछा गया है, तो 19 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर कि 1949 से 1950, 51 ये सारे वर्ष निकलते चले जा रहे हैं और उनकी मांग और तेज होती चली जा रही है, आंदोलन और उग्र हो रहा है। और देखते ही देखते जब उन्होंने देखा कि कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा है भाई, तो वो कहां पर बैठ गए दोस्तों, आमरण अनशन पर। और 19 अक्टूबर 1952 को बैठे, लगभग 58 दिनों के पश्चात दोस्तों उनकी इस भूख हड़ताल के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहां पर मैं आपको पहले ही सूचित कर दूं दोस्तों, वो ये है कि कुछ पुस्तकें कहती हैं कि 56 दिन और कुछ पुस्तकें कह रही हैं 58 दिन। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, 56वें दिन वे कोमा में चले गए थे, ठीक है, और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ राइटर इसे 56 दिन लेके चल रहे हैं, कुछ 58। आप यहां बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि भाई 58 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होती है। और अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट दोस्तों, जैसे ही इस आंदोलन के बाद मृत्यु इनकी होती है, ठीक है, यानी यहां पर हमने देखा कि एक नेता है जिनके नेतृत्व में दोस्तों क्या हो रहा है, यहां पर आंदोलन हो रहा है, आंदोलन बहुत उग्र है। और देखते ही देखते क्या होता है, वो आमरण अनशन पर बैठते हैं और उनके मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद क्या होता है दोस्तों, वो अपन देखते हैं। यहां पर हमें देखने मिलता है दोस्तों, जैसे ही श्री पोटी रामुलु जी की मृत्यु होती है, वैसे ही आनन फानन में, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे राष्ट्रपति साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, इन्होंने आनन फानन में दोस्तों एक निर्णय लिया। और वह निर्णय यह लिया कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कर दिया। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं दोस्तों, वे ये हैं कि भाई भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमें देखने मिलता है आंध्र प्रदेश। एक तो आपका ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। और तीसरा प्रश्न एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो ये है कि भाई किससे पृथक करके ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तो ये किया गया था मद्रास से पृथक करके। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण पहलू कंप्लीट होते हैं। अब यहां से आप देखेंगे एक टर्निंग पॉइंट निकल करके सामने आएगा, और वो ये होगा कि भाई जितने अन्य भारतीय क्षेत्र हैं, जो अन्य भाषाई क्षेत्र हैं दोस्तों, वहां से भी अब ऐसी मांगे सामने आने लगती हैं, ठीक है। क्या मांग आती है, अब ये मांग आती है, गुजराती वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें भी एक अलग राज्य कर दो, ठीक है। पंजाबी कह रहे हैं हमें भी एक अलग राज्य बना करके दे दो, चूंकि आपने भाषा के आधार पर गठन किया हुआ है। अब यहां आपको देखने मिलेगा कि एक और आयोग का गठन किया जाता है, और यह आयोग है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। और इस आयोग का गठन किया जाता है 22 दिसंबर को 1953 में ही, ठीक है। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। और इन्हें अब ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी है। धर आयोग यहां पर क्या हो चुका है दोस्तों, उन्होंने अपनी मांग दे दी है, जेवीपी समिति ने अपनी मांग दे दी है, और सभी ने क्या किया हुआ है, अस्वीकार किया हुआ है, भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को अस्वीकार किया हुआ है। तो अब कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग को कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है, ठीक है या नहीं है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां हमें देखने मिलता है कि यह आयोग 3 सदस्यीय है, जिसके अध्यक्ष हमें देखने मिलते हैं फजल अली, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसमें 2 अन्य सदस्य हैं, एक है हमारे KM पडिक्कर साहब और एक है यहां पर दोस्तों HN कुंजरू। इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है। KM पडिक्कर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो कावलम माधव पडिक्कर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और HN कुंजरू का मतलब है हृदयनाथ कुंजरू। इनके प्रोफेशन से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। फजल अली जी के विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये भी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया आपका, और अध्यक्ष हैं इस आयोग के। और आयोग कितना है दोस्तों, 3 सदस्यीय है। KM पडिक्कर जी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पत्रकार हैं, ठीक है, पेशे से पत्रकार हैं। और हृदयनाथ कुंजरू जी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी संविधान सभा के उस समय पर सदस्य हैं। तो ये उस आयोग में हैं, ठीक है। और इस आयोग को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग का गठन कब किया गया है, आप ये नोट कीजिएगा। आयोग का गठन किया गया है दोस्तों 22 दिसंबर 1953 को, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है 30 दिसंबर 1955 को। बात जब की जाए दोस्तों इसकी रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट में क्या इन्होंने पेश किया, क्या सामने लाए रिपोर्ट के द्वारा, तो हमें देखने मिलता है दोस्तों, इन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर, ठीक है, किस आधार पर दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इन्होंने डायरेक्ट अस्वीकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उतनी न्यायोचित नहीं है, उतना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आप इसमें कुछ अन्य बिंदुओं को भी ऐड करें। कौन कौन से बिंदु दोस्तों, कि हमारे जो राज्यों का गठन हो उसमें जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक बिंदु भी समाहित होने चाहिए, यानी सिर्फ आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें ये उचित नहीं है। और इसी सब बिंदुओं को लेते हुए दोस्तों यहां पर उन्होंने कुछ
कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की अपनी जो बातें हैं, अपनी जो अनुशंसाएं हैं वो सामने रखी, जिसमें दोस्तों हमें देखने मिलता है यहां पर कि उन्होंने अनुशंसा की थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दीजिए। और हमें यहां अब देखने मिलता है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है दोस्तों वो संसद में पेश किया जाता है। इससे लेके भी कुछ प्रश्न है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसकी अधिनियम संख्या दोस्तों, वह है आपका 37। ठीक है, ये जो विधेयक है जिसे हम आगे चल करके देखेंगे, 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब प्रश्न है आपके, इन्हीं के थ्रू ही दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है 1 नवंबर 1956 को। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि हमें देखने मिला 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो ये सभी चीजें हम समझते हैं और इससे लेकर जो प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों उसे भी हम देखते हैं। तो यहां सबसे पहला प्रश्न होगा कि भाई किस आयोग की अनुशंसा थी? तो यहां हमें देखने मिला फजल अली आयोग। अनुशंसा में क्या कहा गया? अनुशंसा में कहा गया 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। हालांकि दोस्तों जब इसे संसद में पेश किया जाता है तो वहां से भी कुछ प्रश्न है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अधिनियम संख्या जो कि 37 है। संसद में कब प्रस्तुत किया गया, वह दिनांक महत्वपूर्ण है, तो वो है दोस्तों 18 अप्रैल 1956। ठीक है, 18 अप्रैल 1956 को इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है इस विधेयक को। और यह जो विधेयक है दोस्तों राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है दोस्तों कब? 11 अक्टूबर 1956 को। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 11 अक्टूबर 1956 को और इसे लागू कर दिया गया दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों जब इसे लागू किया जाता है तब हमें देखने मिलता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन यहां किया जाता है, जिसमें से एक राज्य है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से हमने समझा कि भाई मध्य प्रदेश के गठन की जो पृष्ठभूमि थी उसे हमने क्लियर किया और आगे चल करके हमने ये देखा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे होता है। और अब जब मध्य प्रदेश का गठन हो चुका है तो इसके आगे दोस्तों हम देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, मतलब गठन की उस प्रक्रिया में जब राज्यों का, अब आपने देखा यहां पर कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि इसके पहले पूरा भारत दोस्तों हमने देखा हुआ है पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी और पार्ट डी है। तो सर्वप्रथम क्या किया गया दोस्तों इस विधेयक के पश्चात, वह यह किया गया कि भाई जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सबको समाप्त कर दिया गया। ये श्रेणीवार की जो व्यवस्था है दोस्तों, जो विभाजन किया गया है उसे समाप्त किया गया और इसका एक पुनर्गठन किया गया। ठीक है, व्यवस्थित गठन किया गया। और गठन में दोस्तों कहा तो ये गया था कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये अनुशंसा किसकी थी? अनुशंसा थी फजल अली आयोग की। हालांकि दोस्तों 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ना गठित करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन यहां पर किया गया, जिसमें से एक नाम हमारा है दोस्तों मध्य प्रदेश। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश का गठन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, गठन की वो प्रक्रिया, गठन की पृष्ठभूमि, इसका हमने अध्ययन किया। और अब आगे हम देखते हैं दोस्तों इस गठन को लेकर के जो भी चेंजेस आई, जो परिवर्तन हमें देखने मिले। यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर परिवर्तनों की, तो परिवर्तन में हमें सबसे पहले तो ये देखने मिल रहा है भाई कि यहां पर जितने के जितने पूरे राज्य हैं, जो भी हैं, चाहे वो अभी वर्तमान में जैसा भी हम देख पा रहे हैं, वो सभी कैसे थे दोस्तों? पार्ट्स में थे। अब पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्था दोस्तों हमें देखने मिल रही थी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस आई दोस्तों वो हम देखते हैं। तो यहां पर पार्ट ए स्टेट के दोस्तों जो मराठी भाषाई 8 जिले थे, ठीक है, इनके नाम आप नोट कीजिएगा, ये आ जाते हैं ऑप्शन पे, हमें यहां से बहुत सारे प्रश्न देखने मिल सकते हैं। तो इन मराठी भाषाई 8 जिलों को दोस्तों वहां पर कहां दे दिया गया? जो वर्तमान हमें महाराष्ट्र नजर आ रहा है, ठीक है, ये वर्तमान महाराष्ट्र है। तत्कालीन दोस्तों क्या था? वो बंबई था, तो उसे ये दे दिया गया। ठीक है, तो ये हमें एक चेंजेस यहां पर देखने मिल रही है कि मराठी जो भाषाई 8 जिले हैं कौन कौन से हैं? बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा, अकोला, वर्धा, चांदा और यवतमाल। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं दोस्तों मराठी भाषाई थे और उन्हें दे दिया गया। क्यों दिया गया दोस्तों? तो ये हमने पहले ही देख लिया, हमने पृष्ठभूमि में ही देखा है कि भाई जब गठन हो रहा है तो चेंजेस भी, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है होगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया था गठन। और अब हम जब आगे बात करते हैं दोस्तों तो एक और यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और वो ये है कि भाई हमने पार्ट ए में देखा था अभी जब हम 1947 से 1956 के बीच में जब हम पढ़ रहे थे, वीडियो जो हमारी दूसरी है दोस्तों गठन के इस क्रम में, वहां पर हमने अध्ययन किया हुआ था कि भाई पार्ट की इन व्यवस्थाओं में पार्ट ए के अंतर्गत दोस्तों हमें देखने मिल रहा है कि बरार है, विदर्भ है, ठीक है, दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं, तो ये सभी हमें देखने मिल रहे थे। तो ये जितने आपके 8 हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये है आपका वही बरार और विदर्भ वाला क्षेत्र, ठीक है, वो उन्हें दे दिया गया, बाकी शेष दोस्तों हमारे पास रहा। यानी इन 8 जिलों को देने के बाद बाकी का शेष भाग मध्य प्रदेश में
सम्मिलित कर लिया गया। आगे जब हम देखते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है, वो जो बंबई है दोस्तों आपका, वो महाराष्ट्र कब बनता है? 1960 में। फिर हम इसके बाद देखते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या चेंजेस की गई, पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट होता है, पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों, पार्ट बी के जो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का जो एक सुनील टप्पा करके, या सुनील टप्पा करके आपको ऑप्शन पे मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को दोस्तों राजस्थान को दे दिया गया। और यहां से महत्वपूर्ण है, वर्तमान में ये सुनील टप्पा राजस्थान में कहां पर है? तो ये है दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ जिले में, ठीक है। तो ये राजस्थान को दिया गया। और दूसरी चेंजेस ये दोस्तों कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को कहां सम्मिलित कर लिया गया? मध्य प्रदेश के विदिशा में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये दूसरी चेंजेस थी दोस्तों। और इसके बाद हम देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बगल में आपके जो इमेज नजर आ रही है दोस्तों, वहां से सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं। तो पार्ट सी में दोस्तों ज्यों का त्यों उसे, ठीक है। पार्ट सी के अंतर्गत हमने देखा था कि भाई भोपाल भी पार्ट सी में था, ठीक है, स्वतंत्र था लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत था, तो उसे ज्यों का त्यों दोस्तों ऐड कर लिया गया कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से दोस्तों ये परिवर्तन हमें देखने मिले मध्य प्रदेश के गठन की इस प्रक्रिया में, जहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि पार्ट ए की 15, पार्ट बी की 25 और पार्ट सी की 38। यहां दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि पार्ट सी में कुछ पुस्तकें कह रही हैं 35 रियासतें और कुछ कह रही हैं 38। यदि दोस्तों हम 38 लेके चलेंगे तो 78 रियासतें होंगी टोटल, ठीक है। और यदि दोस्तों हम लेकर चलेंगे इसमें 35, तो यहां पर हमें देखने मिलेगा 75, यानी अगर आप इसमें से 3 कम करते हैं तो यहां भी 3 कम करने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल जो रियासतें हैं दोस्तों, इन्हें मिला करके मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को फाइनली किया जाता है। दोस्तों जैसा हमने अभी देखा कि भाई फाइनली 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो चुका है। और जिस मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को यहां हमें देखने मिलता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई उस दौरान 43 जिले, ठीक है, 43 जिले थे और 9 संभाग हमें देखने मिलते हैं। साथ ही यहां हम देखेंगे एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, वो ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जब मध्य प्रदेश का दोस्तों गठन होता है 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, तो उस समय हमें देखने मिलता है दोस्तों क्षेत्रफल में ये नंबर 1 पर है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 44, 34, 46, ठीक है। इसे ऐसे ही याद रखिए, किसी फोन नंबर की तरह ही आप इसे याद रखिए, 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। ये क्या था दोस्तों? उस समय पे क्षेत्रफल था। और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है, यानी नंबर 1 पर उस समय पे, यानी 2000 के पहले की हम बात कर रहे हैं। और अब यदि हम आगे देखें दोस्तों, तो इस नवगठित मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये बनाई गई दोस्तों भोपाल को। यहां बहुत रोचक प्रसंग है दोस्तों जो हमें देखने मिला, वो ये था कि फजल अली आयोग ने, ठीक है, यानी कि फजल अली आयोग ने जो अनुशंसा की थी राजधानी को लेकर के, क्योंकि दोस्तों उन्हें एक जिम्मेदारी मिली थी लगभग सभी चीज की, तो उन्होंने एक अनुशंसा की थी कि राजधानी मध्य प्रदेश राज्य की किसे बनाई जाए दोस्तों? जबलपुर को बनाई जाए। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं भोपाल के प्रमुख रहे, भोपाल के पहले सीएम भी रहे, तो इनके प्रयासों से दोस्तों ये राजधानी भोपाल बनी। तो यहां हमें देखने मिला कि फजल अली आयोग ने जो अनुशंसा की थी दोस्तों, वो की थी किसकी? जबलपुर को राजधानी बनाने की। लेकिन राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी यहां हमें देखने मिलती है दोस्तों भोपाल। तो बता दें दोस्तों भोपाल उस समय पे राजधानी थी। भोपाल के विषय में बता दें दोस्तों, भोपाल संभागीय क्षेत्र भी है लेकिन भोपाल जिला नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। भोपाल जब 1956 को हम देखते हैं दोस्तों, तो उस समय भोपाल राजधानी भी है और संभागीय क्षेत्र भी है, लेकिन भोपाल जिला नहीं है। भोपाल दोस्तों वास्तव में एक तहसील है सीहोर जिले की। तो यहां अब हम देखते हैं दोस्तों आगे चल करके क्या होता है। तो अब हमारा स्टार्ट होगा यहां से दोस्तों जिलों का पुनर्गठन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस गठन की प्रक्रिया में जिलों के पुनर्गठन से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने मिलते हैं दोस्तों। तो हमने देखा था कि भाई प्रारंभ में तो हमें देखने मिले 43 जिले हैं और 9 संभाग हैं। और अब आगे चल करके क्या होता है, तो देखिए आप यहां बहुत महत्वपूर्ण है प्रथम जिला पुनर्गठन, ठीक है। जो पहला जिला का पुनर्गठन किया गया दोस्तों, वो उस समय पे 1972 वो समय है, 1972 हमें देखने मिल रहा है। और इस समय पर दोस्तों अधिसूचना जो जारी की गई वो की गई 13 सितंबर 1972 को, ठीक है, 13 सितंबर 1972 को। और आगे चलकर दोस्तों एक और आंकड़े देखने मिल रहे हैं, राजस्व विभाग के आंकड़े हैं ये। राजस्व विभाग के अनुसार दोस्तों 2 अक्टूबर 1972 को बैरसिया और हुजूर जो है ना, ये तहसीलें हैं दोस्तों सीहोर की, इन्हें अलग करके भोपाल जिले का गठन कर दिया जाता है। तो यहां हमें देखने मिला दोस्तों भोपाल जो कि एक तहसील है, तो भोपाल, हुजूर और बैरसिया सीहोर जिले में ही है, इन्हें मिला करके भोपाल का गठन किया जाता है। और अब फाइनली 1972 को, 1972 को भोपाल एक जिला बनता है, जबकि इसके पहले राजधानी है, संभागीय क्षेत्र भी है, लेकिन दोस्तों ये एक तहसील है। तहसील किसकी? ये तहसील है सीहोर की। तो यहां हमारा एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो कंप्लीट होता है। और अब एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों कि आखिर क्यों आवश्यकता पड़ती है जिलों के गठन की। आगे चलकर हम देखेंगे कि वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को राज्य का एक गठन किया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह ये है कि भाई क्यों आवश्यकता पड़ी राज्य के गठन की। तो बात की जाए दोस्तों यदि जिले के गठन की या राज्य के गठन की, तो इसे हम डिटेल से समझेंगे इसके बाद वाले भाग में। फिलहाल हम ये समझते हैं भाई एक मोटे तौर पर
कि आंतरिक शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ीकृत करने हेतु, ठीक है, ये क्या किया गया, जिलों का गठन यहां हमें देखने मिलता है, जिलों का गठन किया जाता है। और आगे चलकर दोस्तों जब हम अगले पार्ट में बात करेंगे तो हम वहां पे समझेंगे कि आखिर क्या इसके लाभ हैं, क्या हानि है, चाहे जिला हो चाहे राज्य हो। फिलहाल तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 1972 में हमने देखा कि भाई यहां पर भोपाल अब एक तहसील से जिला बन चुका है। और इसी कड़ी में दोस्तों हमें देखने मिलता है कि 1972 में ही, ठीक है, इसे याद रखना भी आसान है, 1972 में ही दोस्तों राजनंदगांव को भी जिला बनाया जाता है, जो कहां से अलग करके दोस्तों, दुर्ग जिले से अलग करके, ठीक है, दुर्ग से अलग करके राजनंदगांव को जिला बनाया जाता है। और यहां पर सीहोर से अलग करके दोस्तों भोपाल को, कब, 1972 में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1972 में लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से आप याद रख सकते हैं कि भाई 2 जिले, एक तो भोपाल और दूसरा राजनंदगांव। तो ये आपका यहां पर क्लियर होता है। और जो दिनांक है दोस्तों इसे लेकर तनाव मत लीजिएगा, या तो आपका 13 सितंबर 1972 होगा या 2 अक्टूबर 1972 होगा। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो हमें देखने मिल रहा है दोस्तों वो क्या है, 2 अक्टूबर 1972, 1972। आगे चलकर दोस्तों हम देखते हैं इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही, तो अभी वर्तमान में यदि हम देखें दोस्तों तो हमें तो ये देखने मिला भाई कि 1972 में अब जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है, 43 से लेकर के अब हो चुकी है दोस्तों, 2 और ऐड कर दीजिए 45। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1980 में दोस्तों संभाग, नए संभाग बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें देखने मिला होशंगाबाद बनाया जा रहा है, चंबल बनाया जा रहा है और बस्तर। इसमें से दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि भाई होशंगाबाद और चंबल वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में है, जबकि बस्तर की यदि हम बात करते हैं तो बस्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई अब जब ये 3 संभागों का गठन किया जाता है 1980 में, तो 1980 में ही मध्य प्रदेश में अब संभागों की संख्या कितनी हो चुकी होती है, 9 संभाग और प्लस 3, यानी कि 12 संभाग मध्य प्रदेश में हो चुके हैं दोस्तों। और जिलों की संख्या तो हमने पहले ही देख ली है कि जिलों की संख्या हमें देखने मिल रही है 45। इसी कड़ी में दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रथम जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। अब फिर से वही बात आती है कि आखिर जिलों के गठन की आवश्यकता क्यों, तो इसे हम समझेंगे दोस्तों अपने अगले पार्ट में। और यहां एक बार मैं फिर से बता दूं कि आंतरिक शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने हेतु, सुदृढ़ीकृत करने हेतु क्या किया जाता है, जिलों का गठन यहां हमें देखने मिल रहा है। तो इसी कड़ी में दोस्तों प्रथम जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष या जिसके प्रमुख होते हैं दोस्तों, जिसके हेड होते हैं बीपी दुबे। यही कारण है कि इसे बीपी दुबे समिति भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कुछ पुस्तकें बीपी दुबे या बीपी दबे भी कहती हैं, ठीक है। तो चाहे दुबे हो या दबे हो, आपको तनाव नहीं लेना है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई बीपी आपका मिलेगा वहां पर, ठीक है, बीपी दुबे। और यह गठन जो किया गया दोस्तों, ये किया गया है 1982-1983 में, यानी कि 1982 और 83 में इस समिति, इस जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया दोस्तों। 1988 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1988 में सौंपी। और इस समिति की ही अनुशंसा पर दोस्तों 25 मई 1988 को 10 जिलों का गठन कर दिया जाता है। और जब 10 जिलों का गठन किया जाएगा दोस्तों तो हमें देखने मिलेगा कि अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45 और प्लस 10 मतलब दोस्तों आपके 55, ठीक है। 55 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके होंगे। 25 मई 1998 दोस्तों वो तिथि है। डायरेक्ट प्रश्न अगर आपको दिनांक देकर कर दिया जाए, ठीक है, कि भाई आप बता दें मई 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों कितने, 55 जिले, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों हम बात करें कि अब इसमें से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो अब सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों हमारा यही है कि एक तो आपका आंकड़ों को लेकर प्रश्न हो सकता है कि इस तिथि, इस माह या इस वर्ष को कितने आपके पास संभाग हैं या जिले हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्तों, ये जो 10 जिले हैं इनमें से प्रश्न बन सकता है कि 10 में से कितने जिले वर्तमान में, जैसे कि अभी हमने देखा था संभाग में कि 3 में से 2 संभाग मध्य प्रदेश में और एक जो है आपका बस्तर दोस्तों वो कहां पर है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। ठीक ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि इन 10 जिलों में से कितने जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में। जो छत्तीसगढ़ में है उससे हमको मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है, उनसे प्रश्न अब नहीं बनने वाले हमारे। हमारा जो मुख्य प्रश्न होगा वो ये कि वो जो 10 जिले हैं उनमें से कितने मध्य प्रदेश में। तो हमने यहां पर पाया दोस्तों कि 10 जिले जो हैं इनमें से 4 मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से, बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडौरी। आप नोट जरूर कीजिए, महत्वपूर्ण है, बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडौरी। बड़वानी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो आप मैप में भी देख सकते हैं, बड़वानी अलग करके बनाया गया है दोस्तों खरगोन जिले से, कटनी दोस्तों जबलपुर जिले से, श्योपुर मुरैना जिले से और डिंडौरी जो है दोस्तों ये मंडला जिले से अलग करके या पृथक करके इन्हें जिला बनाया गया। और कब जिला बनाया गया, तो ये जिले बने हैं दोस्तों 1998 में। आपसे एक प्रश्न कुछ इस हिसाब से भी हो सकता है कि 1998 में निम्नलिखित में से कौन जिला बना या कौन जिला नहीं बना, या वो दिनांक पूछ सकते हैं कि भाई कटनी कब जिला बना, और ऑप्शन पे वहां पर होगा 25 मई 1998। अब महत्वपूर्ण यह दोस्तों, ये जब जिले बन रहे हैं उस समय पे सरकार किसकी है, तो वो सरकार है दिग्विजय जी की, ठीक है, दिग्गी राजा दिग्विजय सरकार है दोस्तों। और जैसे ही 10 जिले, क्योंकि 10 जिले बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसे ही 10 जिलों का
गठन किया जाता है वैसे ही और अधिक क्षेत्रीय विवाद उठ जाते हैं, क्षेत्रीय मांग दोस्तों कि हमारे क्षेत्र को भी आप जिला बनाए, ठीक है। और इन क्षेत्रीय विवादों के चलते फाइनली एक और समिति का गठन किया जाता है और वह समिति है MS सिंहदेव समिति। और इस MS सिंहदेव समिति का गठन दोस्तों किया जाता है 10 जून 1988 को। MS सिंहदेव के विषय में दोस्तों आपको जानकारी दे दें, ये उस समय पर मुख्य सचिव थे, ठीक है। और अब जब इनका गठन किया जाता है दोस्तों इस समिति का, ठीक है, 1988 के दौरान दोस्तों ये मुख्य सचिव हैं। और आपका जब इनका गठन किया गया 10 जून 1998, इसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दोस्तों दी 30 जून 1998 और इस रिपोर्ट की ही अनुशंसा पर 6 जुलाई 1998 को 6 जिलों का गठन किया जाता है, ठीक है। इसी रिपोर्ट की अनुशंसा पर 6 जुलाई 1998 को हमें 6 जिलों का गठन देखने मिलता है, जिनमें से दोस्तों 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और जो शेष 3 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में। तो हमें मतलब है अपने मध्य प्रदेश के जिलों से, और हमने यहां पर पाया दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है हरदा जिला, उमरिया जिला और नीमच जिला। हरदा जिले की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं हरदा होशंगाबाद से पृथक करके, उमरिया शहडोल से पृथक करके और नीमच मंदसौर जिले से पृथक करके एक जिला बनाया गया। तो ये सारे जिले कब बनाए जा रहे हैं दोस्तों? ये जिले बनाए जा रहे हैं 1998 में ही। तो यहां महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भाई 1998 में पहले तो बीपी दुबे समिति या बीपी दबे समिति की अनुशंसा पर 10 जिलों का गठन कर दिया गया और आगे चल करके MS सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 अन्य जिलों का गठन किया जाता है। यानी दोस्तों हमें देखने मिलता है कि भाई 1998 में 1998 में कुल 16 जिलों का गठन किया जाता है। अब इसे याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे? आप यहां देखेंगे कि जैसे हमने यहां पे याद रखा था 1972 में लास्ट में 2 है, आप याद रख लीजिए कि भाई यहां पर 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। फिर आगे चल करके हम देखते हैं दोस्तों 1980 में 3 संभाग हैं। फिर इसके बाद हमने देखा यहां पर कि भाई 1998 में हमें 16 जिले। तो हम यहां देखते हैं कि 1998 में 2 समितियां वर्क कर रही हैं, ठीक है। एक तो बीपी दबे है और एक कौन सी समिति है दोस्तों? MS सिंहदेव समिति। अब ये 2 समिति हैं और लास्ट में 8 है। 1998 में लास्ट में 8 आ रहा है दोस्तों। 8 का गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 8 दूनी होता है दोस्तों 16, यानी कि इसमें कितने जिले गठित किए गए? 16। 16 में से यदि हम बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, तो 10 में से 4 थे और इन 6 में से 3 है, यानी कि 16 में से दोस्तों 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है और शेष कहां चले गए? शेष चले गए दोस्तों छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट कंप्लीट होता है। और अब यदि आगे हम बात करें तो हमें यहां पर देखने मिलता है दोस्तों 1 नवंबर 2000 वाला भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो 12 संभाग हैं। और जिलों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो जैसा कि हमने देखा कि भाई अभी 25 मई 1998 को 55 हो चुके हैं, 6 अन्य जिले गठित किए गए हैं, ठीक है। उसी 1998 में ही 6 जुलाई को दोस्तों 6 अन्य जिलों का गठन जब हमें देखने मिला तो 55 और 6 हो चुके दोस्तों 61, यानी कि 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है दोस्तों 12 और जिलों की संख्या है 61। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन या छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले की स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने संभाग और कितने जिले थे? तो संभागों की संख्या दोस्तों 12 और जिलों की संख्या 61। तो यहां दोस्तों आपका ये 1 नवंबर 2000 के पहले का जितना आंकड़े हैं, जितने डाटा है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने स्टार्टिंग की थी 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन की उस पृष्ठभूमि की, ठीक है, गठन की उस प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हमने उस पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। पृष्ठभूमि के बाद हमने दोस्तों देखा यहाँ पर परिवर्तन की पार्ट ए में कुछ परिवर्तन है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है। एक प्रश्न डायरेक्ट होगा कि कौन सी रियासत ज्यों का त्यों, ठीक है, कौन सा भाग ज्यों का त्यों मिला लिया गया। पार्ट सी कोई चेंजेस देखने नहीं मिली, भोपाल भी ज्यों का त्यों मिला लिया गया, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों प्रश्न हो सकता है एक काउंटर अटैक की आपका डायरेक्ट रियासतें पूछी जा सकती हैं कि कुल कितनी रियासतें। तो मैंने यहां पर कहा है कि आप दोनों फॉर्मेट में याद रखें, या तो 78 ऑप्शन पे होगा या 75, क्योंकि कुछ पुस्तकें ऐसा कह रही हैं, ठीक है, कि 38 नहीं 35 थी पार्ट सी से। तो ठीक है भाई, हमने दोनों को अपने दिमाग में रखा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वहां पर अपने आंसर टिक करेंगे। फिर हमने देखा दोस्तों एक प्रश्न हो सकता है मध्य प्रदेश के जो गठन है, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जब गठन किया गया तो उस दौरान कितने जिले और कितने संभाग थे? तो हमें देखने मिला कि भाई 43 जिले हैं और 9 संभाग हैं। ये भी हमारा क्लियर होता है। एक और प्रश्न हो सकता है दोस्तों क्षेत्रफल में नंबर 1, 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था। तो यह भी आपका क्लियर होता है। राजधानी को लेकर के प्रश्न हो सकता है कि राजधानी भोपाल क्या प्रारंभ से ही जिला है? तो बिल्कुल नहीं, प्रारंभ में वो तहसील है। अब तहसील है तो किस जिले की है दोस्तों? तो सीहोर जिले की। यह भी आपका कंप्लीट होता है। आगे चलकर दोस्तों अगले प्रश्न जो है वो 1980 के आपके संभागों के गठन को लेकर के भी हो सकते हैं। संभाग बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा क्योंकि संभागों के आंकड़े नहीं मिलते हैं हमें सामान्यतः, ठीक है। 1980 में हमें देखने मिले 3 संभाग, होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। ये भी आपका डन दोस्तों। यहां पर 1998 में 16 जिलों का गठन, और 16 जिलों के गठन के बाद हमें देखने मिला कि भाई क्या होता है यहां मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो चुकी है 61 और संभागों की संख्या है दोस्तों 12। तो इस तरीके से आपका
जो यात्रा है इस गठन की, ठीक है, जो इस गठन की हमने यात्रा प्रारंभ की थी दोस्तों 1947 के पहले से, जब हमने देखा कि भाई प्रारंभ में जब ब्रिटिश के अधीन है या आपका जो पूरा क्षेत्र है वो हमने देखा कि जब ब्रिटिश आधिपत्य में है, उस समय से हमने गठन की प्रक्रिया को शुरू किया और आज हमारी ये यात्रा दोस्तों कंप्लीट होती है 2000 के पहले तक। अगले पार्ट में दोस्तों हम इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर कैसे या क्या कारण थे, ठीक है, क्या वजह थी कि छत्तीसगढ़ का अलग करने या विभाजन करने की मांग सामने आई। तो हम अब अगले पार्ट में दोस्तों चर्चा करेंगे 1 नवंबर 2000 में, या तो हम उसे एक नाम दे सकते हैं छत्तीसगढ़ के विभाजन की प्रक्रिया या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की प्रक्रिया, और वहां से उठाकर दोस्तों हम इसका अध्ययन करेंगे वर्तमान यानी कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं वहां तक की हम पूरी यात्रा कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 61 और संभागों की संख्या है 12। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें व्यवस्थित तौर पे समझ में आ रही होंगी। आप नोट्स जरूर प्रॉपर तरीके से बनाते चले जाइए और इसके आगे का दोस्तों हम अध्ययन अपने अगले पार्ट में करेंगे। तो मुलाकात दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।